हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। आज डेट 18 फरवरी 2021 और इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रंट पेज पे हमारे सामने जो आपके सामने बिल्कुल फ्रंट में बीचों बीच आर्टिकल है, द वुमेन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर राइजिंग वॉइस अगेंस्ट सेक्स अब्यूज़। ये आर्टिकल देखेंगे इसके बारे में। देखो, वैसे तो हमने सुबह एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि जो प्रिया रमानी है उनको फ्री कर दिया गया है दिल्ली के कोर्ट के द्वारा, क्योंकि केस क्या चल रहा था कि इन्होंने मी टू मूवमेंट के टाइम पे, जब 2018 में हैशटैग मी टू मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ था, जिसमें जिन भी फीमेल्स के साथ में सेक्सुअल अब्यूज़ कंडक्ट किया गया था पर्टिकुलरली वर्क प्लेसेस पे, तो उन्होंने हैशटैग मी टू करके अपनी तरफ से अपनी जो ग्रीवांसेस थी वो लिखी थी। एक मौका मिला था उनको कि अपनी पीड़ाओं को वो जाहिर कर सकें। तो उस बात में आप देखोगे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एमजे अकबर, उनके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी तरफ से बात कही थी कि एमजे अकबर ने सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया था, इनको हरास किया था जब 1993 में इनका एक इंटरव्यू था। ये एक जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। तो उस केस को लेकर के फिर एमजे अकबर ने अपनी तरफ से क्रिमिनल डिफेमेशन केस रजिस्टर कर दिया था इनके खिलाफ में। तब जाकर के दिल्ली की एक कोर्ट ने कहा कि एक राइट ऑफ रेपुटेशन है ना, वो राइट टू लाइफ और विद डिग्निटी और एक पर्टिकुलर वुमेन के लिए उससे ज़्यादा बढ़कर नहीं हो सकता। देखेंगे इस आर्टिकल को और ज़्यादा, बाकी तो डिटेल मैंने यहीं पे बता दी। दूसरा आर्टिकल इधर आप देखोगे कि चाइना ने जब फिंगर 8 से अपनी जो ट्रूप्स को विड्रॉ किया, दैट वाज अ ह्यूज सक्सेस। ये बात कही जा रही है नॉर्दर्न आर्मी चीफ के द्वारा। तो देखेंगे क्या पूरा कंडक्ट था, एक डिटेल है, एक छोटा सा माइन्यूट सा पार्ट है इनके इंटरव्यू का, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दो आर्टिकल्स। इसके अलावा आप देखोगे यही जो प्रिया रमानी से रिलेटेड जो केस है, इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्पेशल वर्डिक्ट 1997 का, जिसको विशाखा गाइडलाइन फिर उसके बेसिस पे निकली थी, जो कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल अब्यूज़ ना हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो, उससे प्रोटेक्शन के लिए फिर बाद में एक्ट भी लाया गया था 2013 में। तो आप देखें इस वाले पर्टिकुलर रिपोर्ट में हम देखेंगे कि क्या वो प्रोविजंस हैं जिनके लिए यहाँ पर ये कोर्ट किया गया, इस कोर्ट के द्वारा, जिस कोर्ट ने यहाँ पे ये प्रिया रमानी को फ्री किया ना, इसी को। तो दोनों आर्टिकल हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे इनको। इसके अलावा आप देखोगे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में टेलीकॉम जो कंपनीज हैं उनको भी प्रमोशन दिया जाएगा, और टोटल पीएलआई स्कीम में 13 सेक्टर्स को कवर किया जा चुका है, जिसमें एक टेलीकॉम सेक्टर भी होगा। लगभग 12,195 करोड़ रुपए का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आर्टिकल भी देखेंगे। इसके अलावा आगे चलें तो आगे हमारे पास में रिपोर्ट है कि 6 महीने बाद तक की बात भी करें, लॉकडाउन लिफ्ट हुए तो उसके बावजूद भी जो नरेगा में जॉब की डिमांड है वो कम नहीं हुई है। तो ये डेटा यहाँ पे शो किया जा रहा है कि जॉब डिमांड अभी भी कम नहीं हो रही। देखो, जनवरी में 30% इंक्रीमेंट हुआ है रूरल जॉब डिमांड। ये माइग्रेंट क्राइसिस की वजह से हुआ था, ठीक है। तो ये यहाँ से अब थोड़ा सा डेटा जानने की कोशिश करेंगे। वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए जो काम है वो ये है कि नरेगा जो स्कीम है ना, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, इस स्कीम के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ोगे। इसके अलावा आप ये देखो इधर वाला आर्टिकल, जिसमें 4 धाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के एक पैनल ने प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो रिमार्क दिया है वो कहीं ना कहीं वहाँ की इकोलॉजिकल फ्रेजाइलिटी को ध्यान में रखकर नहीं किया गया है, ठीक है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का हाई पावर्ड कमेटी थी, ठीक है, ये पैनल जो था इसके हेड कौन थे? रवि चोपड़ा। तो इन्होंने अपनी तरफ से एफिडेविट दायर किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो कुछ भी कहा है उसको थोड़ा विड्रॉ, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मेन तो ये कहा कि चाइना जैसे कंट्रीज़ को टैकल करने के लिए हमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि अभी जो ऋषि गंगा में जो फ्लड्स आई थी पिछले संडे को, जो गया संडे है उसको, तो उस चीज़ से हमें कुछ ना कुछ लर्निंग्स लेने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। तो देख लेंगे एक बार इस आर्टिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते हैं। तो इसके अलावा आगे चलते हैं। फिर एक्सप्लेन पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, दैट इज़ रनिंग कार ऑन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड कार्स की डिटेल है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है।
इसमें अभी देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन भी लॉन्च किया है अपनी तरफ से, और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी काम भी किया जा रहा है। आने वाले 2-4 महीनों में पूरा एक ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया जाएगा। अच्छा आर्टिकल है, देखेंगे डिटेल में इस आर्टिकल को। इसके अलावा ये जो नीचे वाला आर्टिकल है जिसमें ग्रेटा थॉनबर्ग ने जो टूल किट जो रिलीज़ किया था, उस केस में बहुत 2-3 एक्टिविस्ट को एक तरीके से जेल भी हुई है। तो यहाँ पर एक तो आर्टिकल 22, ठीक है, अरेस्ट और उसके बेल से रिलेटेड, और दूसरा एंटीसिपेटरी और ट्रांजिट बेल क्या होती है ये देखेंगे, और ट्रांजिट रिमांड क्या होता है ये देखेंगे। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में, वो अच्छे से समझाई हुई है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो महाराजा सुहेल देव के बारे में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मतलब अभी क्या था कि अभी वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें महाराजा सुहेल देव को प्रेज़ किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। वैसे तो देखो यहाँ पर पूरी पॉलिटिक्स है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि इनके बारे में स्टोरी क्या है, द लेजेंड ऑफ सुहेल देव क्या है, वो जानेंगे यहाँ से, इस वाले पैराग्राफ से। ओके, आगे देखते हैं। फिर हम वर्ल्ड पेज पे आ गए। वर्ल्ड पेज में फिर से देखो कि पाकिस्तान को फट्फ की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना अभी भी बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट आई है जिसमें ये चीज़ क्लियर हुई कि पाकिस्तान अभी भी टेरर फंडिंग को रोक नहीं पाया है। ठीक है, तो इसके लिए आपके लिए छोटी सी टास्क है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आप गूगल कर लो, या फिर कहीं से भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लो कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, क्या इसकी एक्टिविटीज़ होती है, और इंडिया इसकी पार्टी है कि नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनके आप आंसर ज़रूर ढूंढना। अच्छा आर्टिकल रहेगा, और बाकी इसमें जो कंटेंट था वो हमने थीम कैप्चर कर ही ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर हम आ गए हैं इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे इस वाले आर्टिकल में तो देखो कुछ काम का है नहीं। इसमें मेन तो क्या बात आ रही है कि यूएसए के साथ में एक बड़ी ट्रेड डील तो देखो प्रीवियसली साइन हो नहीं पाई है। फिर मिनी डील्स पे भी बातचीत हुई कि कैसे भी करके थोड़ा बहुत ब्रेक थ्रू मिल जाए, थोड़ी सफलता मिल जाए। बट अभी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल जी, उनके साथ जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि अब जो ये मिनी यूएस डील है उनको भी हम बंद करेंगे, फ्रेश पैकेजेस पे अब बातचीत की जाएगी, जिसमें कुछ कंसर्न्स हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि यूएसए में तो भाई $50,000 कमाने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ तो $2,000 इनकम भी नहीं होती पर एनम, पर कैपिटा इनकम अगर देखी जाए तो इस तरीके से इक्वल ट्रीटमेंट कैसे दिया जा सकता है। साथ में जो ये डिजिटल कंपनियां हैं ना, जो जॉइंट कंपनीज हैं, वो भी अब कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ में हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा देखा, फेसबुक का फ्रांस के साथ में देखा, ट्विटर का यूएसए के साथ में देखा, और ट्विटर का इंडिया के साथ भी देखा। तो यहाँ पर कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बिल्कुल क्लियर किया है, बोले इनका भी बिहेवियर थोड़ा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो हम जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये थोड़े से कंसर्निंग चीज़ें बताई हैं कि क्या सोच के हमें आगे चलने की ज़रूरत है। तो एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो आर्टिकल सही है ये एक बार में। ठीक है, जो मैंने थोड़ा बहुत बताया है वो है, और बाकी और जो रियलिटीज़ हैं, बोले रियल कोर्स को हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है, और बहुत सोच समझ के आगे डील की जाएगी। इंडिया अपनी सिक्योरिटी को, इंडिया अपनी ऑटोनॉमी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा। दैट मीन्स सॉवरेनिटी हम अपहेल्ड करके रहेंगे। तो इस आर्टिकल की थीम तो मैंने आपको बता दी, बाकी आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। दूसरा इधर देखेंगे कि केयर्न एनर्जी के जो सीईओ हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ में बात करने वाले हैं। तो ये केस क्या है एक बार फिर से हम रिमाइंड कर लेंगे। इस केस को हमने एक्सप्लेन पेज पे पहले डिस्कस भी किया था, बट वो केस का एक रिवीजन हो जाएगा, देखेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा अगर नीचे चले हमारे पास में, तो ये वाला आर्टिकल है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से एक बार फिर से कहा है कि जीएसटी रिजीम के अंडर लाया जाएगा नेचुरल गैस को। इससे क्या होगा, जो टैक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट आता है ना, कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसको अवॉइड करने के लिए जीएसटी रिजीम में नेचुरल गैस को लाना बहुत ज़रूरी है। उसके ऊपर इन्होंने अपनी तरफ से बात कही है, देखेंगे इस आर्टिकल को। इधर 300 ऐसे डोमेस्टिक आइटम्स हैं, 300 से ज़्यादा, जिनको कंसेशनल मतलब छूट दी गई है मॉरिशस में मार्केट एक्सेस प्रोवाइड होने के लिए, कि वो मार्केट एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो देखेंगे कौन कौन से जो प्रोडक्ट हैं वो हैं, साथ में एग्रीमेंट जो हुआ है इंडिया और मॉरिशस के बीच में उसका नाम क्या है, क्योंकि आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने लग गई है कि रिसेंटली CECPA ये न्यूज़ में था, ये कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में था, या इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये साइन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मॉरिशस के साथ में साइन हुआ है, देखेंगे इस आर्टिकल को। बाकी आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो और देख लेते हैं।
फ्रेम बिल्कुल स्क्रीन पे कवर हो रही है। आप इस आर्टिकल को एक बार खुद से देख लेना कि होम मिनिस्ट्री ने अपनी तरफ से खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड्स को मर्ज करके एक सिंगल अवार्ड लाने की बात कही है। समझ रहे हो, जो कि स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको मर्ज करने की बात की है। तो ये आपके सामने, मैं इसको हटा देता हूं। अब इसका स्क्रीन एक बार पोज करके आप इसको रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है कि एक वुमेन को पनिश नहीं किया जा सकता अगर उसके अगेंस्ट में कोई भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ है पास्ट में, और वो अगर उस सेक्सुअल अब्यूज के अगेंस्ट में आज आवाज उठा रही है तो राइट टू रेपुटेशन है ना, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जब अगर बात हो जाए राइट लाइफ की या एक वुमेन की डिग्निटी की। यही है पूरा मुद्दा इस पूरे केस में। इसका जो मेन जो बात थी वो ये थी कि डिफेमेशन केस लगाया गया था प्रिया रमानी के अगेंस्ट में एमजे अकबर के द्वारा, और ये केस फाइल हुआ था अक्टूबर 2018 में। और दिल्ली की कोर्ट में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हुई है कि डिफेमेशन, आपने क्रिमिनल जो डिफेमेशन के लिए केस रजिस्टर किया है, वहाँ पर अगर वुमेन अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए आवाज़ उठाती है तो आप उसको दबा नहीं सकते हो। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को बैक में लिया है, मतलब सपोर्ट में लिया है, तब जाकर के ये वर्डिक्ट दिया गया है। और वो है, अब देखते हैं डिटेल में, 1997 की विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस, जिसमें 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया था और सीधा सा कहा था कि अगर वर्क प्लेसेस पे किसी भी लेडी या किसी भी फीमेल के साथ में सेक्सुअल अब्यूज होता है तो वो कम से कम करने की कोशिश की जाए। ठीक है, अब जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया कि एमजे अकबर का और ये प्रिया रमानी का जो केस है, या फिर जो ये इंसिडेंट है जिसके बेसिस पे इन्होंने #MeToo मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, वो 1993 का था। उसके बाद में ये विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो उस टाइम पर इनके पास में, प्रिया रमानी जी के पास में कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिसके बेसिस पे वो कोर्ट में पहुंच सके। फिर आप देखोगे ये जो विशाखा गाइडलाइंस थी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, इनको एक सॉलिड सब्सटेंस कब मिलता है, जब 2013 में द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013 आया था। तब जाकर के फिर आप देखोगे एक्ट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रोवाइड किया कि अगर आपके साथ में वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप केस रजिस्टर करा सकते हो इस एक्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो विशाखा गाइडलाइन जब तक नहीं आई थी ना, तब तक एक पॉलिसी या फिर आप कह सकते हो लॉ वैक्यूम था, जिस वजह से बहुत सारे केसेस, जिनमें से एक था प्रिया रमानी का, कि उन्होंने अपनी तरफ से आवाज़ जल्दी से नहीं उठाई। देखो 1997 से पहले क्या प्रोविजंस थे, जो हमारी इंडियन पीनल कोड है आईपीसी, उसका सेक्शन 354 और सेक्शन 509, उसमें प्रोविजंस दिए हुए थे कि किस बेसिस पे एक वुमेन के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जाती है, उनका सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, तो उसके खिलाफ वो जाकर के कोर्ट में अपनी जो नाराज़गी है या फिर जो केस है वो रजिस्टर कर सकती हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे इधर कि 2013 में जैसे ही ये एक्ट आया था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वुमेन एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए, उसके बाद में आईपीसी का सेक्शन 354 है, उसको अमेंड करके सेक्शन 354A ऐड कर दिया गया था और सेक्सुअल हैरेसमेंट को क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। तो ये जो पोर्शन है ना, इसको आप थोड़ा ध्यान से एक बार पढ़ लें। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे कि ओवरऑल क्या हुआ, एक बैकिंग मिली है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि अगर सेक्सुअल अब्यूज़ कहीं पे भी होता है, साथ में कोर्ट में ये भी कहा गया है कि अगर कई दशकों के बाद में भी अगर कोई बोले, कोई फीमेल लेडी या कोई भी वुमेन बोले कि मेरे साथ में उस टाइम पे सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था, तो उनको पूरा राइट है कि वो कभी भी अपनी बात बोल सकते हैं। देखो होता क्या है, जब जॉब पे रहते हैं ना, तो उस टाइम पे उनके ऊपर प्रेशर भी रहता है कि अगर मैंने मेरे जो बॉस है, बॉस के अगेंस्ट में कोई बात आवाज़ उठाई तो मुझे फायर कर देंगे, जॉब से निकाल देंगे। तो वो डर भी तो कहीं ना कहीं उनको सताता ही है ना। और रही सही में आज देखो इकोनॉमिक वर्ल्ड है, सब लोग पैसे के लिए दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं, तो उस केस में अगर वो अपने खुद की जॉब को ही लूज़ कर दें तो उसके बजाय उनको क्या एक ऑप्शन दिखता है, बोला चुप ही रह जाएं। बट आज तो चलो ठीक है, हमारे पास में 2013 का जो एक्ट है वो कहीं ना कहीं एक और आप कह सकते हो बूस्ट प्रोवाइड करता है वुमेन को कि वो वर्क प्लेस पे ईजिली एफिशिएंटली काम कर सके। तो दोनों आर्टिकल मर्ज करके हमने देख लिया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि चाइना को फिर से पीछे धकेलना या उनको राजी करना कि फिंगर 8 से वो पीछे चले जाएं। इट वाज अ ह्यूज सक्सेस, ये बात कही जा रही है आर्मी चीफ जो कि नॉर्दर्न सेक्टर में
डिप्लॉयड हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में इन्होंने इंटरव्यू में क्या कहा कि जब कैलाश रेंज की तरफ हमारी जो ऑक्यूपेंसी हुई थी, मतलब मेन चीज़ जो, अब चाइना पहले एग्री नहीं कर रहा था इस चीज़ के लिए कि वो कहीं भी डिसएंगेजमेंट करेगा। चाइना लगातार अपनी बात को असर्ट करता चला जा रहा था कि भाई हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जो फिंगर 4 पेंगोंग शो की जो नॉर्दर्न बैंक है उसकी फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एक नो पेट्रोलिंग रीजन था ना, उसमें चाइना ने अपने आप को असर्ट किया और फिंगर 4 तक वो पहुंच गए थे। ठीक है, तब जाकर के इंडिया ने अपनी तरफ से अपनी भी आर्मी को डिप्लॉय किया। और इसमें जीत कब हुई, जब अगस्त में हमारी जो आर्मी के जो पर्सनल्स थे वो उधर रेचिन ला और उधर उन्होंने कैप्चर कर लिया था। तब जाकर के चाइना को थोड़ा सा लगा कि अब कहीं ना कहीं अब वो अंडर कंट्रोल आ गए थे। ठीक है ना, एक मिसकंसेप्शन, कहीं ना मिसपरसेप्शन भी लगता जा रहा है कि इंडिया ने जो है अपनी टेरिटरी लूज की है। तो यहाँ पर ये जो वाई के जोशी जी हैं, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल, तो इन्होंने कहा कि फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो जोन था दैट वाज नो पेट्रोलिंग बफर जोन, कि उसमें न तो चाइनीज मिलिट्री आएगी न इंडियन मिलिट्री आएगी। और इसके लिए अगर हमने राजी कर लिया, और ये फैक्ट भी है कि फिंगर 8 के पीछे अब वो जा चुके हैं, तो दिस वाज अ बिग सक्सेस। तो ये मूवमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, एग्रीमेंट जो है आने वाले टाइम पे बिल्कुल ये डिनाई करता है कि अगर कोई भी पेट्रोलिंग करते करते फिंगर 4 तक पहुंचता है, मतलब अगर चाइना की आर्मी उधर फिंगर 8 से फिंगर 4 तक आने की कोशिश करती है, तो उस चीज़ को भी इस एग्रीमेंट में क्लियर किया गया है कि आगे से वो कोशिश नहीं करेंगे, मतलब ऑफेंसिव स्टांस नहीं लेंगे। तीसरा, ये जो पूरा लैंड फॉर्म को रिस्टोर करना, जो इंडिया खुद क्लेम कर रहा था कि ये पर्टिकुलर एरिया, जैसे फिंगर 4 तक जो है इंडिया अपनी तरफ से पेट्रोलिंग करेगा, फिंगर 4 से 8 तक का जो है नो पेट्रोलिंग जोन रहेगा, बफर जोन, और फिंगर 8 से उधर की तरफ अगर चले जाओ और नॉर्थ की तरफ, तो उधर चाइनीज ट्रूप्स जो है वो अपनी तरफ से कर पाएंगे काम। और साथ में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया है वो अगस्त 29 और 30 को जो इंडियन मिलिट्री ने अपनी तरफ से जो रेचिन ला और रेजांग ला को, उस कॉम्प्लेक्स रेंज को कैलाश रेंज में कैप्चर कर लिया था, तब जाकर के थोड़ी सी नब्ज पकड़ में आई थी चाइनीज़ मिलिट्री की, चाइना के इस्टेब्लिशमेंट की। अब फाइनल ये भी हो गया है कि जो भी अप्रैल 2020 के बाद में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कंडक्ट की गई थी चाइनीज़ पीएलए के द्वारा, वो भी अब डिमोलिश कर दी जाएगी, क्योंकि वही बात है, स्टेटस क्वो एंटे वो रिस्टोर कर दिया जाएगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो अगस्त में जब ये एक तरीके से स्टैंड ऑफ देखा गया था चाइनीज़ मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री के बीच में, उसके पहले जो पोजीशन थी उसको रिस्टोर करवाने में इंडियन मिलिट्री जो है या इंडियन कमांडर्स जो हैं वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं कि नरेगा में देखो 6 महीने लॉकडाउन के हटने के बावजूद भी जो डिमांड है जॉब्स की वो कम नहीं हुई है। तो आप देखो अगस्त में तो 62% डिमांड इंक्रीज़ हुई थी, और सबसे ज़्यादा अक्टूबर में आते आते, और अभी जनवरी 2021 में कितनी डिमांड बढ़ी है नरेगा में जॉब्स की, 30.36%। तो ये इंक्रीमेंट जो है वो ये चीज़ शो करता है कि जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम हो रही है। और सबसे मेन जो वजह थी उसकी कि जब लॉकडाउन लगा था तब लाखों माइग्रेंट वर्कर्स अपने गाँव को चले गए थे और वहाँ पर फिर जॉब्स की डिमांड होने लग गई थी। साथ में जो हाईएस्ट रजिस्टर्ड अगर जॉब्स की बात की जाए इस नरेगा के अंडर में, तो वो आप देखोगे तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखी गई है। इसमें आपको पता है कि 100 डेज़ का एक गारंटीड जॉब प्रोवाइड करने का काम है। 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और 15 दिन के अंदर अंदर अगर किसी भी इंडिविजुअल का जो कि अनस्किल्ड वर्क करने के लिए रेडी है अपने गाँव के आसपास में, तो उसको अगर 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिलता है तो फिर बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस भी उनको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे प्रोविजंस और थोड़ा डिटेल में आप जानने की कोशिश करना नरेगा के बारे में। ठीक है, इसके अलावा लगे हाथ ही आपके सामने ये 4 धाम वाला भी आर्टिकल हमारे पास में ही है कि रवि चोपड़ा चेयर्ड जो सुप्रीम कोर्ट की जो हाई पावर्ड कमेटी है, उन्होंने जो 4 धाम प्रोजेक्ट है उस पर क्वेश्चन उठाया है और कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो चाह रही है कि किसी भी तरीके से इस पर्टिकुलर रीजन में, उत्तराखंड वाले रीजन में रोड जो है वो और कंस्ट्रक्शन किया जा सके, जिससे कि चाइना इंडिया बॉर्डर पे विजिलेंस रखी जा सके और चाइना के एग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बोला है कि वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, जिसका हमने ऋषि गंगा वाला जो फ्लैश फ्लड देखा, तो उससे हमें लर्निंग देखने की ज़रूरत है।
देखो 2018 में मार्च में अपनी गाइडलाइन भी इशू की थी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने कि माउंटेनस रीजन में किस तरीके से रोड बनेगी। बट हाई पावर्ड कमेटी ने साफ साफ कहा है कि अगर रोड की साइज आप ब्रॉड करते हो तो वहाँ पर और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी तरफ जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल जी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ठीक है, ध्यान रखना, के वेणुगोपाल जी, उन्होंने गवर्नमेंट जब रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि बोले कि 4 धाम प्रोजेक्ट का इस फ्लैश फ्लड जो कि ऋषिगंगा में आई, बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। बट वही बात है, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है, पूरा मुद्दा चल रहा है अभी कोर्ट में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रनिंग कार ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ट्रेडिशनली इंडिया को हमेशा से एक स्लो मूवर कंसिडर किया गया है जब बात आ गई इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, पर इंडिया ने अपनी तरफ से इस ट्रेडिशन को छोड़ते हुए और जल्दी से एनर्जी पोटेंशियल जो कि हाइड्रोजन बेस्ड जो फ्यूल है उस पर काम करने के लिए अपनी एक इच्छा जाहिर भी कर दी है, जिसका नाम हो गया हमारे नेशनल हाइड्रोजन मिशन। तो इसमें आप देखोगे हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में अबंडेंटली अवेलेबल एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल एलिमेंट है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अपनी तरफ से जैसे ही $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की बात की है हाइड्रोजन प्रोडक्शन से रिलेटेड और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में रिसर्च और डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए, तो इंडिया ने भी अपना नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। बजट में अभी जो रिसेंटली जो 1 फरवरी को आया था उसमें बिल्कुल कहा गया है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर अंदर रोड मैप फाइनलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से इस एनर्जी सोर्स पे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन पे मेन फोकस किया जाएगा। हाइड्रोजन के 3 तरीके होते हैं, ग्रे, ठीक है, ब्लू और ग्रीन। इनका क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे, आगे इस आर्टिकल में डिटेल दी हुई है, वो पिक करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इंडिया अपनी तरफ से रिन्यूएबल कैपेसिटी में भी कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहता है कि फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस हम मिनिमम करें और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, फॉसिल फ्यूल की दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस, उसकी वजह से वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती है इंडिया की। ठीक है, इसके अलावा जो स्टील है, केमिकल इंडस्ट्री है, मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पर भी हाइड्रोजन बेस्ड जो एनर्जी है वो प्रोवाइड की जा सकती है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो वर्ल्ड में जितनी ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसका 1/3 तो पार्ट केवल और केवल ट्रांसपोर्टेशन की वजह से एमिट होता है। तो वहाँ पर अगर हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल यूज़ कर लिए जाएंगे तो ये एमिशन बिल्कुल कम किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को हम टैकल कर सकते हैं। तो बेसिकली हैंडफुल ऑफ मोबिलिटी लिंक्ड पायलट्स, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चलाए जा चुके हैं, ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि दिल्ली में दिल्ली पहली इंडियन सिटी बनी जहां पर हाइड्रोजन स्पाइक्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब हाइड्रोजन का ब्लेंडिंग कर दिया गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी के साथ में, और इसको पायलट बेस पे 6 महीने के लिए चलाया गया। इसके अलावा इंडियन ऑयल ने भी अपनी तरफ से हाइड्रोजन बेस्ड जो सीएनजी है वो 18% ब्लेंडिंग की थी। ठीक है, जो फ्यूल यूज़ हो रहा था ना उसमें सीएनजी के साथ में हाइड्रोजन का 18% ब्लेंडिंग कर दिया था और उसका सीधा का सीधा यूज़ किया गया था बसेज में। इसके अलावा पावर मेजर एनटीपीसी है, वो भी अपनी तरफ से 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड इलेक्ट्रिक बसेस को चला रहा है, जो कि फ्यूल सेल रीजन कौन सा है, लेह और दिल्ली वाले रीजन में, और साथ में हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है एनटीपीसी। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ऐसे ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो वो भी एक डेडिकेटेड यूनिट चलाने वाला है जो कि हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सके, और उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी हो रहा है फरीदाबाद एनसीआर की बात करें। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया अपनी तरफ से फुल फ्लेजेडली काम करने के लिए रेडी है। रही सही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने अपनी तरफ से जो लास्ट ईयर नोटिफिकेशन इशू किया था, जो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 में अमेंडमेंट था, जिसमें यह कहा गया था कि कैसे भी करके हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनका यूज़ करके उनके स्टैंडर्ड्स को इवेल्युएट करने की हमें ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो और रिस्क भी मिनिमाइज़ किया जा सके। अब बात आ जाती है कि क्यों हाइड्रोजन और इसके कितने तरीके हैं। देखो हाइड्रोजन की वैसे अगर बात करें तो 1874 में, अगर थोड़ी बहुत भी माइथोलॉजिकल या फिर कोई स्टोरी या फिर इमेजिनेशन की बात भी करें तो 1874 में जूलियस वर्ने ने, एक राइटर थे, फिक्शियस मतलब आप कह रहे इमेजनरी स्टोरीज लिखना, ठीक है, जिनको फिक्शंस बोला जाता है, तो फिक्शन राइटर जूलियस
मैं हो सकता है प्रोनाउंशिएट गलत कर रहा हूँ, बट आप समझो इसको कि जुलिस वर्ने ने अपनी तरफ से अपनी बुक में द मिस्टीरियस आइलैंड में कहा था कि पानी को फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग के बेसिस पे ही तो पानी बनता है ना, H2O, दो हाइड्रोजन के एलिमेंट्स और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट। तो ऐसे करके पानी को ही तो ब्रेक करके हाइड्रोजन का फिर यूज़ किया जाएगा। ऐसे ही 1937 में जर्मनी का एक एयरशिप था जिसमें भी हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें ब्लास्ट हो गया था, लगभग 36 जनों की डेथ हो गई थी। फिर 1960 में जो नासा है उसने अपना जो अपोलो मिशन भेजा था मून पे, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल यूज़ किया था। तो ऐसे करके हाइड्रोजन यूज़ हो रहा था। इसके अलावा जब 1970s के टाइम पे ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी, गल्फ वॉर हो गए थे, क्राइसिस आ गया था, उस टाइम पे भी हाइड्रोजन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था कि कैसे भी करके फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस करने के लिए काम करें। तो जापान की होंडा और टोयोटा ने, साउथ कोरिया की hyundai ने, इन्होंने बहुत सही तरीके से सही दिशा में काम किया। बट हाँ, कॉमर्शियलाइजेशन ज़्यादा लेवल पे नहीं किया, एक लिमिटेड स्केल पर ही ये काम चलता रहा। देखो, मोस्ट कॉमन एलिमेंट की अगर बात करें, जिसकी बात हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ये फ्रीली नहीं मिलता। हाइड्रोजन हमेशा कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, H2 सीधा ऐसे बहुत कम मिलेगा, ऐसे H2O वाटर के साथ में मिल गया, CH4 मीथेन के साथ में मिल गया। तो ऐसे करके हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में ना मिल करके कैसे मिलेगा आपको, किसी कंपाउंड के तौर पे। तो ज़रूरत क्या है, उसको ब्रेक करने की। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एनर्जी इंटेंसिव काम हो जाता है। कहने का मतलब कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए पहले एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसकी व्यवस्था भी हमें देखनी पड़ती है। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक एनर्जी सोर्स क्रिएट करने के लिए पहले एनर्जी लगाओ, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट वाली चीज़ होती है ना। अब टेक्नोलॉजी पे काम होगा तब जा करके कुछ निकलेगा। हाइड्रोजन अलग अलग वेराइटी से डेराइव किया जाता है और उसी के बेसिस पे उनकी कोडिंग दे दी जाती है। जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन बोला जाता है अगर हाइड्रोजन को फॉसिल फ्यूल से डेराइव किया जा रहा है। अगर इस हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो आप देखोगे, नॉर्मली जो कार्बन कैप्चर करने के बाद में स्टोरेज ऑप्शन को ध्यान में रख करके और फिर अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो ब्लू हाइड्रोजन बोल दिया जाता है। और अगर कोई रिन्यूएबल पावर सोर्स से आप हाइड्रोजन को निकालते हो, जैसे कि पानी से हाइड्रोजन को निकालना, ठीक है, रिन्यूएबल पॉइंट बोला जा रहा है, जो मतलब खत्म ना हो, ऐसा कोई स्कोप हो जो रिन्यू होता रहे, उसको बोल दी जाती है ग्रीन हाइड्रोजन। और उसी पर इंडियन गवर्नमेंट फोकस करना चाह रही है। ठीक है, देखो ग्रीन हाइड्रोजन का जो केस है वो देखो, इसके कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं। दो एडवांटेजेस बताए जाना है। पहला, एक तो क्लीन बर्निंग होगी, कोई इससे कोई इतना कुछ एमिशन नहीं होगा। साथ में स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा जब यूज़ होगा तो पॉल्यूशन भी कम होगा। एक तो बेनिफिट ये है। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी के बेस्ड भी ये काम होगा ना, तो जो हम एक चीज़ बार बार देखते आ रहे हैं कि एक तरीके से नेट मीटरिंग की बात आती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को लेकर के। ठीक है, कि जो पावर ग्रिड्स हैं वो घरों तक पावर सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर आती है। तो जो घरों में जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो प्लांट लगाए जा रहे हैं या सोलर एनर्जी सेल लगाए कोई, तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी ना, उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर इधर रिटर्न कर दिया जाए तो इसकी नेट मीटरिंग होनी ज़रूरी है कि हाँ वाकई में नेट कितना कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का पर्टिकुलर हाउस ने किया है और कितना उस हाउस ने रिटर्न किया है। तो जो एक्सेस में ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है ना, बोला इसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए बैटरीज की ज़रूरत होगी और बैटरीज इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय अगर हमें एनर्जी की ज़रूरत है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, तो वो फैसिलिटी हम कहीं ना कहीं ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो सेगमेंट है उस पोर्शन को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बोला था ना मैंने अभी कि एनर्जी की पहले ज़रूरत पड़ रही है हाइड्रोजन को बनाने के लिए, फिर हाइड्रोजन एनर्जी क्रिएट करेगा, फिर बाद में व्हीकल चलना शुरू होंगे। तो क्यों ना फिर ये जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो एक्सेस में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसका उधर यूज़ किया जाए। तो बोले ये दो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही प्लस पॉइंट देती है हाइड्रोजन या पर्टिकुलर ग्रीन हाइड्रोजन की बात की जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो एनर्जी मिशन है ना हाइड्रोजन बेस्ड, वो इसी पे बेस्ड है। 2021-22 में काम करेगा। गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जो ग्रिड्स हैं, अब हमारी जो मेन सप्लाई किसकी आती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कोल बेस्ड होती है, तो उसको भी हम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम पुश देना चाह रहे हैं 2030 तक आते आते, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। इसके अलावा नॉर्वे ने अपनी तरफ से
जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, नॉर्वे में देखो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़्यादा काम में ली जा रही है। लगभग 99% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉर्वे में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड चल रहे हैं और उसी के बेसिस पे वहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोशन मिल रहा है। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पानी से चलता है, फिर बाद में टरबाइन रोटेट करते हैं, तो बोलो वो की वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बड़े ट्रक्स हैं, बड़ी जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जितने भी सेक्टर्स हम काम में ले सकते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन का यूज़ करना अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ किया जा सकता है। बट जो चीज़ है वो ये कि एक बैलेंस बनाना, रिसर्च करके टेक्नोलॉजी को सस्ता बनाना, वो थोड़ा सा काम करना अभी बाकी है। अब बात आ जाती है कि हाइड्रोजन सेल काम कैसे करता है। देखो साउथ कोरिया और जापान, इन्होंने तो बहुत हद तक अपनी तरफ से रिसर्च की है, अपने जो ऑटोमोटिव्स हैं उस मार्केट में हाइड्रोजन बेस्ड बहुत सारे सेगमेंट उतार दिए हैं और एक इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल को पोटेंशियल भी कंसिडर किया है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में ये एनर्जी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इसमें सिंपल सी बात एक है, देखो हाइड्रोजन को एक सिलेंडर में डाल के रखा जाएगा और उस सिलेंडर में कंप्रेस्ड मैनर में होगा, जैसे सिलेंडर होता है ना गैस सिलेंडर एलपीजी या सीएनजी का, उस तरीके से। फिर उस सिलेंडर से हाइड्रोजन को रिलीज़ किया जाएगा और उस रिलीज हाइड्रोजन को कैटालिस्ट जो कि प्लेटिनम का नॉर्मली बना हुआ होगा उस पर स्ट्राइक किया जाएगा और जैसे उस पर स्ट्राइक करेगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, जो हाइड्रोजन पार्टिकल होंगे उनसे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर सर्कुलेट होते हैं। तो आपको पता ही है कि मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही तो करंट फ्लो होती है। तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी उन इलेक्ट्रॉन से और उससे फिर मोटर रोटेट होगी, तो अपने आप ही ट्रांसपोर्टेशन के जो व्हीकल्स हैं वो उनके पहिए रोटेट होंगे कि नहीं, ये पूरा सिस्टम काम करने वाला है। और अल्टीमेटली जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा, उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो रिएक्शंस होती है, ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन शायद ऐसा कुछ बोलते हैं इसको हिंदी में। खैर वो अभी फिलहाल तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात, कि अगर ऑक्सीजन का कंटेंट ऐड हो जाता है किसी के साथ में, दैट रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी भी कंपोनेंट में से, कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हो आप, तो वो हो जाता है रिडक्शन। और इन दोनों को कंबाइन करके अगर बैक एंड फोर्थ अगर ये ऑक्सीजन का ऐड होना रिमूव होना, ऐड होना रिमूव होना ये चल रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स, ठीक है। तो ऐसे करके क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ये व्हीकल्स रोटेट करेंगे और आउटपुट क्या होगा, केवल और केवल वाटर वेपर, पानी बनकर के बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या हो गया, मिनिमम मतलब नेट जीरो एमिशन यहां पे आप इंश्योर कर पाओगे कार्बन का। और ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना हमारी, कि कैसे भी करके कार्बन फुटप्रिंट को हम रिड्यूस करें। हाइड्रोजन बेस्ड जो व्हीकल होंगे ना, वो पेट्रोल से 2 या 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जो FCEVs हैं या EVs हैं, ये क्या होते हैं ये देख दो। सबसे पहले तो है कन्वेंशनल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और HEV। जैसे कि इसमें एक इंजन होगा जो नॉर्मली पेट्रोल बेस्ड या डीजल बेस्ड होगा और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की भी सप्लाई का व्यवस्था होगा, कि इनमें से जैसे ही ये कन्वेंशनल इंजन चलेगा तो बैटरी चार्ज हो जाएगी और जैसे ही आप इस इंजन को बंद करोगे तो बैटरी से व्हीकल चलना शुरू हो जाएगा। तो ये हाइब्रिड व्हीकल है। इसके अलावा प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल या फिर PHEV, इसमें क्या होता है कि इंजन जो है उसके साथ में जो इलेक्ट्रिक पावर है वो दोनों की दोनों साथ में चलती रहती है, बट जो बैटरी होती है वो चार्ज हो जाए और उसके बाद में फिर जब आपको चलाना हो तो उसमें आप प्लग करते हो। प्लग का मतलब आप स्विच करते हो बटन को और फिर उसके हिसाब से आप पेट्रोल से चलाना चाह रहे हो गाड़ी को या इलेक्ट्रिसिटी से, वो चल जाता है। और एक आप जानते ही हो बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो नॉर्मल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं जिनको आप सीधा बैटरी से चलाते हो। और एक आ गया फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FCEVs, जो कि अभी हाइड्रोजन सेल बेस्ड होंगी, ठीक है। हाइड्रोजन सेल में आपको मैंने बता ही दिया क्या प्रोसेस है, इसके बारे में शंकर IAS में भी डिटेल दी हुई है, एक बार प्लीज आप वहां जरूर पढ़ लेना इसको। अब बात यह है कि मासेस में लॉन्च करना क्या कितना सक्सेसफुल है क्या नहीं। तो देखो टेस्ला के जो एलोन मस्क हैं उन्होंने तो ये कह दिया कि ये जो टेक्नोलॉजी है ना फ्यूल सेल बेस्ड, दिस इज माइंड बॉगलिंग स्टूपिड, बहुत गलत बता दिया इन्होंने तो इसको। इसके अलावा 25,000 हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स आज रोड पर हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनको रिफ्यूल करना अपने आप में रिस्क, मतलब अभी भी चैलेंजिंग है, क्योंकि केवल 50 ऑपरेशनल हाइड्रोजन स्टेशन है, जैसे फिलिंग स्टेशन होता है पेट्रोल डीजल के लिए, उस तरीके से केवल 500 ऑपरेशनल हाइड्रोजन स्टेशन अवेलेबल हैं थ्रू आउट वर्ल्ड, और जो भी मेजरली यूरोप, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ अमेरिका, इधर, ठीक है। इंडिया में तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही
कम है या फिर नाम मात्र के है, पर वही चीज़ है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं हम, कार्बन एमिशन को मिनिमम करना चाह रहे हैं, तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज होने में देखो आधा घंटा, कभी 35 मिनट ऐसे लग जाती है, और जबकि ये जो हाइड्रोजन सेल बेस्ड जो व्हीकल्स होंगे ना, इनको रिफ्यूल करने में केवल 5 मिनट का टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि सिलेंडर है ना वो तो मेन, उसके बेसिस पे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लीगल प्रोविजंस इन्वोक्ड इन ग्रेटाज टूल किट केस। कौन कौन से लीगल प्रोविजन है? देखो, अरेस्ट एंड बेल। आर्टिकल 22 का स्टेटमेंट क्या है वो सीधा सा देखो, अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है, ठीक है, या किसी को कस्टडी में लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो उसकी पुलिस की उस टाइम पे ड्यूटी हो जाती है कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में 24 घंटे के अंदर अंदर उस पकड़े हुए इंसान को प्रस्तुत करे, उनको लेकर के जाए, प्रोड्यूस करे उनके सामने। हाँ, बस ये है कि जो टाइम लग रहा है जर्नी में, जो ट्रैवल करने में, उस टाइम को एक्सक्लूड किया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, टाइम एक्सक्लूड होगा, तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना एक तो। दूसरा, एंटीसिपेटरी ट्रांजिट बेल का मतलब क्या होता है कि मान लो दिल्ली में केस रजिस्टर हुआ किसी के सामने, किसी के अगेंस्ट में, और वो इंडिविजुअल है मुंबई में, तो वहाँ पर उस केस के मतलब बेसिस पे उनको कैप्चर कहाँ किया गया? मुंबई में। अब मुंबई से दिल्ली आने में भी टाइम लग जाएगा और बहुत सारी प्रोसीडिंग्स में भी टाइम लग जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि ये जो इंडिविजुअल जो मुंबई में पकड़ा गया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी अरेस्ट को एक बार पोस्टपोन करना चाहे कि भाई कुछ दिन की रिलैक्सेशन दो मेरे को, जिससे कि मैं अपने लिए खुद के लिए भी तैयारी कर सकूं, या फिर जो भी कोई केस है उस केस में आप मुझे थोड़ी सी रिलीफ तो दो, कम से कम 5-7 दिन की। तो वो नियरेस्ट कोर्ट के पास में जाकर के एक इंटरिम बेल ले सकता है, जिसको अंतरिम याचिका बोली जाती है, अंतरिम मतलब बेल मिल जाए उसको। तो उससे क्या हो जाता है कि जल्दी से उसका अरेस्ट ना होकर के उनको रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब देखो, केस चाहे कितना ही ग्रेव हो, ठीक है ना, ये जो प्रेयर होती है ना, ये जो रिक्वेस्ट होती है इंटरिम बेल की, इसको हाई कोर्ट जनरली क्या रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है कि एक बार तो मान जाओ। फिर उसके बाद में वो जैसे ही टाइम खत्म होता है एंटीसिपेटरी बेल का, उसके बाद में फिर वो केस फिर से स्टार्ट हो जाता है, फिर अरेस्ट होना ही होता है। तो यही चीज़ हुई है अभी करंट केस में। फिर बात आ जाती है ट्रांजिट रिमांड क्या होता है। देखो, ट्रांजिट रिमांड बेसिकली होता क्या है, ये हमने देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास में उनको ले जा करके पेश करना, ठीक है। तो उस टाइम पर वो जो मजिस्ट्रेट है वो ये देखेगा कि वाकई में पनिशमेंट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, उसको बोला जाता है ट्रांजिट रिमांड। कि जब एक अक्यूज्ड को पकड़ा गया और उसके कन्विक्शन के लिए जब जहाँ पे उन्होंने क्राइम एग्जीक्यूट किया, जैसे मैंने अभी बोला कि दिल्ली में क्राइम एग्जीक्यूट हुआ, दिल्ली में ही दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर कराया इस टूल किट के केस में, जबकि पकड़े गए हैं अक्यूज कहाँ पे? मुंबई में। तो वो मुंबई या फिर औरंगाबाद वाली जो कोर्ट्स हैं वहाँ पर गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की, बट वो 24 घंटे के अंदर अंदर उनको प्रस्तुत भी तो करना था ना कोर्ट के सामने। तो प्रस्तुति ही क्या कहलाती है? एक तरीके से ट्रांजिट रिमांड, कि भैया आपने ऐसा क्यों किया, उनसे पूछताछ करना, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल देखें, सुहेल देव के बारे में, महाराजा सुहेल देव। देखो, इनके लेजेंड्स में तो ये कहा जाता है मुस्लिम इन्वेडर, कौन? महमूद गजनवी, ठीक है। जब वो आया था तो उसका जो भतीजा था जिसका नाम था गाजी सलार मसूद, उसने जब अटैक किया था, पर्टिकुलरली बात करें उत्तर प्रदेश के रीजन में, बहराइच वाले रीजन में 1034 में, उस टाइम पे महाराजा सुहेल देव ने अपनी तरफ से ब्रेवरी के साथ में फाइट की थी और उसको हराने की पूरी कोशिश की थी और उसको रोका भी था, ठीक है। और वो बिलोंग करते थे राजभर या फिर भर राजपूत कम्युनिटी से, ठीक है। तो ये ही मेन लेजेंड है, बाकी तो देखो पॉलिटिक्स से बिल्कुल काम की नहीं है। आगे चलते हैं। अब सीधे आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज में आप देख रहे हो यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक फ्री ट्रेड टाइप एग्रीमेंट है इंडिया और मॉरिशस के बीच में, जिसमें इंडिया के 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को अलाउ कर दिया गया है। और वो प्रोडक्ट कौन कौन से सेगमेंट में हैं? फूड स्टफ या बेवरेजेस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, टेक्सटाइल और आर्टिकल्स हैं, मेटल हैं, आर्टिकल हैं उनसे रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं, पेस्टिसाइड्स हैं उनके केमिकल्स को, और इसके तरीके से आर्टिकल कुछ जो वुड बेस्ड हैं उनको भी प्रमोशन देने की बात की गई है। तो एक तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके अलावा जीएसटी में
नेचुरल गैस को लाने की बात की जा रही है, जिससे कि कैस्केडिंग इफेक्ट मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, और साथ में इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोवाइड कर दिया जाए कि एक बार अगर टैक्स किसी ने एक स्टेज पे दे दिया तो अगली स्टेज पे उसको टैक्स ना देना पड़े, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से लेकर के और कंज्यूमर तक जब तक एक प्रोडक्ट पहुंचता है ना, पता नहीं कितनी स्टेजेस आती हैं बीच में, तो हर स्टेज पे अगर टैक्स देता है तो उससे क्या हो गया, एक के बाद में एक के बाद में एक टैक्स लगता रहता है, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और यहीं पर अगर टैक्स यहाँ पे शुरुआत में पे कर दिया तो इस नेक्स्ट स्टेज पे आने वाली नेक्स्ट स्टेजेस पे किसी को भी टैक्स देने की जरूरत है नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी रिजीम के अंडर में है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्लान कर रही है कि कैसे भी करके 7.5 लाख करोड़ रुपए दिया जाए, जिससे कि ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को और बूस्ट किया जाए, और साथ में इंडिया में जो एनर्जी मिक्स है, इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है या एनर्जी की जो जितनी भी ज़रूरत है वो पूरी हो रही हैं, उनमें से गैस से केवल और केवल अभी करंटली 6.2% रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो उसको बढ़ाकर के 2030 तक कितना करना है, 15%। देखो फॉसिल फ्यूल्स में अगर देखो तो गैस कम से कम एमिशन करती है, ठीक है, इसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो और देख लेते हैं। केयर्न एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में जो खींचतान चल रही है वो देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर ये मतलब दावा लगाया गया था, केयर्न एनर्जी की जो सब्सिडियरी कंपनी थी केयर्न एनर्जी की केयर्न इंडिया, तो उसने कहा कि हमारे ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव केस लगाए, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस, मतलब कि आज की डेट में कानून लाया गया और कह दे कि 2018 से लेकर अब तक के आपको टैक्स देना पड़ेगा, और धमकियां देने की बात कही गई थी कि आपकी जितने भी फंक्शनिंग एसेट्स हैं उनको सीज कर लिया जाएगा। तो इस बात को लेकर के और ये जो केयर्न एनर्जी है वो पहुंच गई कहाँ पे, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन द हैग नेदरलैंड्स में, और वहाँ पर ये कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको 1.2 बिलियन डॉलर का हर्जाना देना पड़ेगा केयर्न एनर्जी को। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं एक खींचतान चली हुई है, और ये जो केयर्न एनर्जी है वो यूके बेस्ड कंपनी है, ये ध्यान रखना आप। और जब से ये जो हैग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपनी तरफ से जो वर्डिक्ट दिया है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मानने से मना किया है या फिर मान नहीं रही है, तो वहाँ पर यूएसए में एक कोर्ट में और चली गई है ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बट वही है, अब इस केस को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट में जो कॉमर्स इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हैं वो और साथ में केयर्न एनर्जी के सीईओ हैं वो बातचीत करेंगे। अब आगे देखते हैं होता है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से आज के डिस्कशन में इतना ही था। मैंने क्या बोलते फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ में मीटिंग होगी उनकी। तो इस तरीके से डिस्कशन में इतना ही था। कुछ छूट गया हो तो आप लोग देख लेना, बहुत लेंथी डिस्कशन हो गया, इसलिए थैंक यू वेरी मच।